नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 19 में न्यायाधीश शब्द की जो परिभाषा दी गई है उसका अवलोकन करेंगे। धारा 19 में जज यानी न्यायाधीश को डिफाइन किया गया है। धारा 19 के अनुसार न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद के रूप में न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु हर ऐसा व्यक्ति भी इसमें शामिल है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल हो या दंडिक हो, अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। ऐसा निर्णय अपील न होने पर अंतिम हो जाए या फिर किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा पुष्टि करने पर अंतिम हो जाए, फाइनल डिसीजन के लिए अधिकृत किया गया हो, ऐसा व्यक्ति जज यानी न्यायाधीश होगा। वो व्यक्ति एक निकाय के रूप में यानी एक बॉडी के रूप में निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है, तो वो न्यायाधीश होगा। सामान्यतः न्यायाधीश शब्द में न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट दोनों शामिल है। मजिस्ट्रेट कार्यपालक हो सकता है या न्यायिक हो सकता है। अब हम इस परिभाषा का विश्लेषण करते हैं कि इसमें कौन कौन से जो व्यक्ति हैं जो न्यायाधीश की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो पद के रूप में न्यायाधीश है, अर्थात एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेट एज ए जज, यानी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे पदनाम दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेशन जज, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सीजेएम, यानी जो पदनाम दिया गया है दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, वो सभी व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएंगे। जिस पदनाम से कोर्ट है, डीजे, एडीजे, जेएम, वो न्यायाधीश की श्रेणी में आएंगे। दूसरा ऐसा आता है कि इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसको किसी कार्रवाई में फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, सशक्त किया गया है, वो भी न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो विधिक कार्रवाई, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, उसमें चाहे ऐसी लीगल प्रोसीडिंग सिविल हो या क्रिमिनल हो, उसमें फाइनल डिसीजन देने के लिए एम्पावर्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी न्यायाधीश है, चाहे वो पद नाम से न्यायाधीश ना हो। ऐसा अंतिम निर्णय या तो उस स्वयं को अंतिम निर्णय देने की पावर है, या फिर अपील का कोई समय होता है और वो बीत जाने के पर भी फाइनल डिसीजन बन जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए निर्णय अंतिम कब होता है? जिस अथॉरिटी को फाइनल डिसीजन देने की पावर है वो फाइनल डिसीजन होगा। कई बार कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका निर्णय फाइनल नहीं होता है, उस निर्णय की अपील होती है। जैसे मान लो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की डिसीजन की अपील का प्रावधान है, उसमें अपील की अवधि 90 दिन है और वो जो एक्यूज है या परिवादी है वो 90 दिन के भीतर अपील नहीं करता है, अपीलार्थी 90 दिन में अपील नहीं करता है, तो अपील का समय व्यतीत हो गया। उसके पश्चात वो लोअर कोर्ट का डिसीजन क्या हो गया? फाइनल हो गया। तो एक कंडीशन ये हुई कि अपील का प्रावधान था और अपील के समय में उसने अपील नहीं की, तो वो निर्णय क्या हो गया? अपील हो गया। दूसरा ये आता है कि किसी पदाधिकारी के द्वारा, कोई अन्य अथॉरिटी के द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है, यानी उसकी वेरिफिकेशन होने के पश्चात वो जजमेंट फाइनल बनता है, तो वो अंतिम निर्णय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सेशन न्यायाधीश को मृत्युदंड देने की पावर है, लेकिन यदि वो किसी मामले में एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट देता है तो उस मैटर को हाई कोर्ट को रेफर करता है और हाई कोर्ट से उस निर्णय की पुष्टि, वेरिफिकेशन होने के पश्चात ही वो निर्णय फाइनल होता है। उसके बाद में उस डिसीजन का एग्जीक्यूशन होता है। तो किसी भी अन्य अधिकारी के द्वारा कोई निर्णय पुष्टि करने पर अगर फाइनल होता है तो वो भी अंतिम निर्णय माना जाएगा। तो सामान्य शब्दों में
ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विधि के द्वारा फाइनल डिसीजन, अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है, ऐसा अंतिम निर्णय उसके द्वारा दिया जाता है, या किसी अपील की अवधि समाप्त हो गई है तो वो फाइनल डिसीजन है, या फिर किसी उच्च अधिकारी से, हायर अथॉरिटी से पुष्टि होने पर फाइनल होता है तो वो डिसीजन फाइनल माना जाएगा। और ऐसा व्यक्ति है वो एक व्यक्ति के रूप में या एक निकाय के रूप में, यानी एक अकेला व्यक्ति जज हो सकता है और एक बॉडी के रूप में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हाई कोर्ट में बेंच बनती है, सिंगल बेंच, डबल बेंच, तो वहाँ एक निकाय बॉडी के रूप में कार्य करता है। वो सभी व्यक्ति क्या कहलाते हैं? जज कहलाते हैं। और एक अकेला जज होता है जैसे CJM, CMM, JM, ADJ, तो वो भी क्या होगा? न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा। तो सार रूप से ये है कि वो व्यक्ति जो पदनाम से न्यायाधीश है, जिसका कोई पदनाम दिया गया है, नाम है, वो न्यायाधीश है। दूसरा, जैसे सिविल या क्रिमिनल किसी कार्रवाई में अंतिम निर्णय देने की पावर है, वो व्यक्ति न्यायाधीश है, चाहे उसका पदनाम ना हो। और ऐसा व्यक्ति या तो अकेले या निकाय के रूप में ऐसा कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त, एम्पावर्ड बाय लॉ, अगर उसे विधि द्वारा सशक्त किया गया है तो वो न्यायाधीश कहलाएगा। पहला पॉइंट था अपने पदनाम से न्यायाधीश, यानी कौन से व्यक्ति पदनाम से न्यायाधीश हैं। तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 6 से 23 के जो चैप्टर हैं उसमें न्यायाधीशों के वर्ग और उसकी शक्तियों का प्रावधान किया गया है कि जजेज के कौन से वर्ग होंगे और उनकी क्या क्या पावर होगी। तो वहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग हो गया, उसके बाद में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हो गया, फिर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हो गया और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया। तो उसमें जो पदनाम दिए गए हैं वो पदासीन न्यायाधीश कहलाएंगे। यहाँ स्टूडेंट एक चीज़ नोट करने योग्य है कि ऐसा कोई भी न्यायाधीश है जिसको किसी आरोप के संबंध में वो खुद कोई ट्रायल नहीं कर रहा है, खुद ऑन मेरिट नहीं सुन रहा है, वो मैटर आया और अपने हायर कोर्ट को अगर वो रेफर कर देता है तो उस दौरान वो न्यायाधीश नहीं होगा। जैसे CRPC के सेक्शन 209 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 209 में ये प्रावधान है कमिटमेंट का, सुपुर्द करने का। जैसे मर्डर ट्रायल का कोई मामला आया तो उसका कॉग्निजेंस कौन लेगा? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके पास चालान पेश होगा, लेकिन उसकी ट्रायल करने के लिए CRPC की फर्स्ट शेड्यूल के अंतर्गत वो ट्रायल करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो मैटर CJM को रेफर करेगा, सेशन न्यायाधीश को मैटर को रेफर करेगा। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास मैटर आया, उन्होंने देखा कि ये मर्डर केस है और ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो उस मैटर को किसको रेफर कर देता है? सेशन को। तो ये जो रेफर करने वाला मजिस्ट्रेट है ये न्यायाधीश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जुडिशियल माइंड अपना अप्लाई नहीं करता है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था किशन स्वरूप बनाम ब्रजेंद्र सिंह 1962 का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्धारित किया कि एक पंच एक न्यायाधीश है। किसी मामले के लिए अगर पंच नियुक्त किया जाता है और वो विधि द्वारा सशक्त किया जाता है और उसका किसी मामले में अंतिम निर्णय देने के लिए उसको पावर दी गई है तो वो भी एक न्यायाधीश की श्रेणी में आएगा। उसी तरह एक आर्बिट्रेटर होता है, एक मध्यस्थम होता है, उसे भी विधि द्वारा अंतिम निर्णय देने के लिए सशक्त किया गया है तो वो भी न्यायाधीश की परिभाषा में आएगा। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर होती है जिला कलेक्टर को, और कलेक्टर को भी रेवेन्यू मैटर में या किसी कार्यपालक जो शक्तियों का प्रयोग करते हुए अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है तो ऐसा कलेक्टर भी न्यायाधीश कहलाएगा। तो न्यायाधीश की जो परिभाषा है इसका सार ये है कि पदनाम से न्यायाधीश है वो न्यायाधीश है। दूसरा, पदनाम नहीं है लेकिन सिविल या क्रिमिनल के किसी कार्य में अंतिम निर्णय देने के लिए कानून के द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, वो अकेला हो सकता है, किसी व्यक्ति के रूप में न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है तो ऐसा व्यक्ति न्यायाधीश कहलाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, सेक्शन 20 न्यायालय, कोर्ट ऑफ जस्टिस। धारा 20 में न्यायालय शब्द की परिभाषा दी गई है।
धारा 20 के अनुसार न्यायालय शब्द में उस न्यायाधीश का जिसे अकेले ही न्यायिक कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। यानी ऐसा कोई न्यायाधीश है जो धारा 19 में देखा था जज, उसको अकेले किसी जुडिशियल एक्ट करने के लिए विधि के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो। यानी एक अकेले न्यायाधीश को न्यायिक कार्य जुडिशियल कार्य करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो, और वो अकेला न्यायाधीश जहाँ पर न्यायिक कार्य करता है वो न्यायालय है, या ऐसे न्यायाधीश को एक निकाय, एक बॉडी के रूप में जुडिशियल एक्ट करने के लिए लॉ के द्वारा एम्पावर्ड किया गया हो, तो पूरा निकाय क्या कहलाएगा? न्यायालय कहलाएगा। सामान्य शब्दों में एक अकेला न्यायाधीश अपनी जुडिशियल पावर को जहाँ यूज करता है वो न्यायालय है, या फिर वो एक बॉडी के रूप में कई व्यक्तियों को मिलकर के एक निकाय बनता है, उसके रूप में अपनी पावर यूज करता है और जुडिशियल एक्ट करता है, तो वो न्यायालय कहलाएगा। अगर वो न्यायिक कार्य नहीं करता है तो न्यायाधीश नहीं है। न्यायिक कार्य का मतलब है न्याय करने का कार्य, विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, जो किसी कानून व्यवस्था के तहत, विधि के तहत जुडिशियल एक्ट करने के लिए सशक्त किया गया है, तो वो न्यायाधीश होगा। और इस दौरान अगर वो कुछ ऐसा कार्य करता है जो सद्भावनापूर्वक है, तो आईपीसी की धारा 77-78 में उनको संरक्षण प्रदान किया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी न्यायाधीश के द्वारा न्यायिक कार्य करते हुए तथ्य की भूल के कारण, न्याय की विधि के भूल के कारण सद्भावनापूर्वक कार्य करते हुए घटित हो जाए तो वो अपराध नहीं होगी। तो न्यायाधीश में कौन आएंगे? ऐसा जो न्यायाधीश है वो अकेला या किसी व्यक्तियों के निकाय के रूप में जुडिशियल एक्ट करने के लिए सशक्त किया गया, वो न्यायाधीश है। अगर इसके तत्व देखें तो पहला ये होगा कि सबसे पहला इसका आवश्यक तत्व होगा कि न्यायाधीश अकेला हो सकता है या एक निकाय बॉडी के रूप में हो सकता है। दूसरा इसका एसेंशियल एलिमेंट्स आएगा जुडिशियल एक्ट, वो न्यायिक कार्य कर रहा है। और तीसरा आएगा ऐसा कार्य उसे करने के लिए एम्पावर्ड बाय लॉ, विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, तो वो न्यायिक कार्य करने के लिए विधि के द्वारा सशक्त किया गया है, तो वो न्यायालय होगा। सामान्य शब्दों में जहाँ पर न्यायाधीश अकेले या एक बॉडी के रूप में, निकाय के रूप में बैठते हैं, वो स्थान न्यायालय कहलाता है। एक मजिस्ट्रेट न्यायालय होता है, एक न्यायाधीश न्यायालय होता है। वो घर पे भी निवास करता है और रात को किसी मुलजिम को पेश किया जाता है, या फिर किसी के डाइंग डिक्लेरेशन, मृत्युकालीन कथन को रिकॉर्ड करने के लिए नाइट में 12 बजे कॉल आता है कि किसी महिला ने आत्महत्या करने के लिए केरोसिन तेल डाल करके और सुसाइड करने की कोशिश की है, और वो मृत्युकालीन कथन रिकॉर्ड करना चाहती है, तो मजिस्ट्रेट जाएगा वहाँ पर। हॉस्पिटल में कभी भी उसको कॉल किया जाएगा तो बयान लेगा, तो उस दौरान वो क्या होगा? वो न्यायालय है। यानी वो जुडिशियल एक्ट कर रहा है और विधि के द्वारा उसको सशक्त किया गया है, उसको पावर दी गई है, तो वो चाहे घर पे है चाहे कहीं भी उसके बयान लेता है तो वो न्यायालय माना जाएगा। तो अकेले या बॉडी के रूप में अगर कोई जुडिशियल एक्ट करता है, जहाँ पर भी वो बैठता है, वो क्या होगा? कोर्ट होगा। तो आज हमने 2 डेफिनेशन देखी, एक तो न्यायाधीश धारा 19 और न्यायालय धारा 20। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।